ताज़ा तरीन सूरत हाल जरा सबसे पहले इस्लामाबाद कचहरी से ले लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ साथ सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ होंगे। उनसे हम इस सियासी सूरत हाल पे एज़ यूजुअल उनसे तजिया भी लेंगे कि अब उस सूरत हाल को कैसे देखें। गुल साहब, आप के शुक्रिया के साथ और आपको वेलकम करने के साथ हम जरा बढ़ेंगे अपने कोरेस्पोंडेंट की तरफ जो इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। हसीब हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 8 बजे पेश करना था शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद कचहरी में, अभी तक उनको लाया गया है या नहीं, और ताज़ा तरीन सूरत हाल आप कचहरी में क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं कि आज 8 बजे पेश करना था शेख रशीद अहमद को। यहाँ पर इस्लामाबाद की जो कचहरी है यहाँ पर जज की अदालत में पेश किया जाना था, ताहम अभी तक जो है शेख रशीद को यहाँ पर पेश नहीं किया जा सका। यहाँ पर आपको बताएं कि अब तक की सूरत हाल ये है कि कुछ कारकुनान उनके यहाँ पर पहुँचे और उनके जो करीबी रिलेटिव उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, वो भी यहाँ पर पहुँच आए हैं और वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि शेख रशीद को यहाँ पर अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस की जानब से उनकी जो है वो जिस्मानी जो रिमांड है उसकी इस्तदा की जाएगी। आपको बताएं कि शेख रशीद को जो है रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जो है उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानब से, मदई जो है इस मुकदमे का उसकी जानब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि साजिश के तहत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मरवाने का या कत्ल करवाने का मंसूबा तैयार किया गया है, वो उससे आसिफ अली जरदारी की जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचा है और उनके जो जान है उसको नुकसान का खदशा है। इस मुकदमे के तहत जो शेख रशीद हैं उनको गिरफ्तार रात को किया गया और गिरफ्तारी के वक्त आपको बताएं कि उनके घर। ठीक है, आप साथ रहें, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब भी चूंकि मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। गुल साहब, गिरफ्तारियों का मौसम है और ये मौसम ऐसा है जिसमें खिज़ा नहीं आती पाकिस्तान में। हमें तो जब से कम मैंने आंख खोली है पिछले कोई 30 साल से, तो 3 दहाइयों से तो हम यही देख रहे हैं कि आप आए, आपने मुझे पकड़ा, मैं आया, मैंने आपको पकड़ा, और यही सिलसिला चल रहा है जी। इसकी एक नई एपिसोड या नया सीजन शुरू हो चुका है। आप क्या कमेंट है आपका, क्या कहेंगे आप? जी, मैं 50 साल से ये देख रहा हूँ। जब 10-12 साल का था तो उस वक्त से सिलसिला ये शुरू हुआ था। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। पीटीआई की शंदाना गुलजार साहिबा हैं, उनके खिलाफ भी टीवी पे कोई बात करने पे मुकदमा FIR बाकायदा दर्ज होगी। एक सिटी मजिस्ट्रेट ने उन पे ये FIR दर्ज की है। अब शेख रशीद साहब को अब हमने सुना कि वो महज इस बात पे अब गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उनको इमरान खान को कत्ल कराने के लिए कोई साजिश की है। तो मैं तो एक 1960-1970 के अशरे में चला गया हूँ, जब इंडोनेशिया में, उसके बाद फिर 1970 की दिहाई में साउथ अमेरिका में इस किस्म की खौफनाक हुकूमतें थीं कि जिसमें टॉर्चर, इस तरह की गिरफ्तारियाँ, मुकदमे, गद्दारी के इल्ज़ामात, मालूम नहीं किन किन इल्ज़ामात के तहत अपोजिशन को दबाया जाता था। मुझे ये लग रहा है कि हम 1970 की जो दहाई है उसमें चले गए हैं वापस, और पाकिस्तान मूव भी इसलिए नहीं कर रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है कि एक घन चक्कर में फंसा हुआ है पाकिस्तान के। हर नया आने वाला हुक्मरान अपने मुखालफिन को उन्हीं पुराने हथकंडों के ज़रिए हंट करने की कोशिश कर रहा है, जलील करने की कोशिश कर रहा है। जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, उनसे पहले बहुत सारे। तो एक बतौर पाकिस्तानी मैं, आप यकीन कीजिए कि मैं सिर्फ 3 साल बाहर रहा था, 1988 में वापस आ गया था 27 साल की उम्र में, इस अज़्म के साथ कि मैं पाकिस्तान में अपना करियर बनाऊंगा, यहाँ पे खिदमत करनी है मैंने। लेकिन आज देखिए, इतना अरसा गुजर गया वापस आए हुए भी, 1988, अब देख लें 34 साल हो गए हैं। लेकिन मेरी आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे हैं सिर्फ ये बात सोच के कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। इंडिया को आप देखें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में उसने अमेरिका के साथ एक, कल ही उनके मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, और हम यहाँ पे उन 150 साल पुराने कवानीन का सहारा लेके और सिर्फ उन लोगों को, मुखालफिन को ज़ेर अताब लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हुकूमत से नाराज़ हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं या फौज के खिलाफ हैं।
बतौर पाकिस्तानी मुझे मेरा सर आज बहुत सरनगू है, बहुत शर्मिंदगी है मुझे इन हालात पे जो हमारी इस सियासी और फौजी अशराफिया ने पैदा कर दिए हैं। यूर राइट आजगुल साहब, आप समेत हर पाकिस्तानी इस वक्त दिल बर्दाश्ता ही है इस सूरत हाल में, क्योंकि हम जिस मुल्क के रहते हैं जहाँ पर वहाँ के हवाले से अपने मुस्तकबिल को सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सियासत हम देख रहे हैं इसमें को हमें मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही है इम्तियाज़ गुल साहब, इसका एक बहुत सारी वजूहात हैं, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि सियासी इंतकाम भी हो सकता है कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कल खान साहब ने भी स्टेटमेंट्स अपनी कुछ ऐसी दी। ऑब्वियसली अभी मुल्क इस सूरत हाल में है, ऐसे में एक पार्टी के सरबराहान को, चाहे वो नून लीग से हों या तहरीक इंसाफ से हों, उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना, अपने मुखालिफिन को निशाना बनाना। दूसरी जानिब जो अपने हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो अपने कत्ल की साजिश है उसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं का उन्होंने नाम लिया। आपको लगता है कि इतना डायरेक्ट अटैक होना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर की जानिब से, जबकि ऑलरेडी मुल्क में इतना कयास है? देखिए जी, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, कोई भी हो। सबूत के बगैर, मतलब ठोस सबूत के बगैर, शवाहिद के बगैर इस तरह की बात करना, इससे ना आपके कॉज को कोई फ़ायदा होगा, ना मुल्क का कोई फ़ायदा होगा। तो जितने भी बड़े सियासी रहनुमा, चाहे वो सियासी हैं, फौजी, उनको बड़े सोच विचार के साथ बात करनी चाहिए, इसलिए कि सियासतदान का कहा हुआ हर लफ्ज़ उनके फॉलोअर्स के लिए, जो चाहने वाले होते हैं, बड़ा एक मुकद्दस एक लिहाज से होता है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है तमाम सियासी क़यादत पे बहुत बड़ा फ़र्ज़ आयद होता है कि वो नाप तोल के बात करें। ये बेजा के इल्ज़ामात और हवाई बातें करने से आप कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम सियासी माओ से कि एक दूसरे के हवाले से इस तरह की बातें ना करें, जो कि खामखा आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको मुश्तिल भी करें और उसमें आपका भी भला नहीं होता और मुल्की हालात को मजीद खराब करें, इश्तिहाल दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, जरदारी साहब के हवाले से मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस केस में जो मरकजी किरदार हैं अब वो आसिफ जरदारी साहब हो चुके हैं, और जरदारी एक ऐसे सियासतदान हैं जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हामी नहीं है। उन्होंने खुद भी जेल काटी। जब उसके बाद उनके कुछ इंटरव्यूज आप देखें तो मुसलसल कहते हैं कि जी हमारे दौर में हमने कोई सियासी कैदी नहीं बनाया। वो इस चीज़ को फेवर नहीं करते, और मुझे लगता है कि विद द टाइम इन दोनों जमातों ने एक दूसरे को इतना विक्टिमाइज किया कि इन दोनों जमातों ने सीखा था, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और सूरत हाल 2013 से 18 के दरमियान कम अज कम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से इतनी ज्यादा संगीन नहीं रही जितनी अब दोबारा हो गई है। तो ये जरदारी साहब या इनके हामियों को क्यों ये दोबारा करना पड़ रहा है कि वो इमरान खान को जाने के नोटिस भी कर रहे हैं, फिर उन्हीं के जो पार्टी के रहनुमा उनकी दरखास्त पे शेख रशीद गिरफ्तार भी हो रहे हैं? आर दे जस्ट वांट टू गेट बैक टू द 90s पॉलिटिक्स, या फिर इमरान खान ने उनको इस आगे खड़ा कर दिया कि दे आर सपोज टू रिस्पॉन्ड अपने डिफेंस में, अदरवाइज वो कहते हैं ना कि आप नहीं अटैक करेंगे तो फिर खुद मारे जाएंगे, ऐसी सूरत हाल है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने सियासी विक्टिमाइजेशन तो नहीं की, लेकिन 2013 और 18 के दरमियान पीपल्स पार्टी और PMLN के रहनुमाओं ने, खुद बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने, शरीफ घराने, और उन्होंने इनके बारे में जो कुछ कहा वो सबको मालूम है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो एजेंडा इमरान खान लेके चल रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, वो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत के ज़हनों में, दिलों में घर कर गया है। और बुनियादी तौर पे वही है कि हम पे इस वक्त गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, जिन जमातों ने, जिन गुरोहों ने हुक्मरानी की है, वो पाकिस्तान को इस नहज तक लेके आ गए हैं कि $1 अरब का कर्जा हमने IMF से लेना है, $1 या $2 अरब का, और उसके लिए हमने हर किस्म की शराइत माननी पड़ गई हैं। उसमें झूठ भी है, मुनाफकत भी है। यानी इसहाक डार साहब और जो खुद नवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह, मैं समझता हूँ, झूठ बोला गुज़िश्ता 2 दिन पहले बात करके कि यहाँ पे खैबर पुख्तनख्वा में 400 अरब रुपए खर्च हुए सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी ऐसी क्यों हो गई? यानी बड़ी बचकाना सी बात है भाई। जब GHQ पे आके 2009 में कब्जा कर लिया था दहशतगर्दों ने, तो क्या उस वक्त आपने फिर सवाल किया था फौज से कि आप तो इतना बजट खाते हैं कौम का, तो यहाँ पे कब्जा क्यों हो गया? ISI के हेडक्वार्टर्स उड़े थे। तो हमारे सियासतदानों में जो जहनी लेवल है वो बहुत गिर गया है, और उस वजह से
ये इन्होंने मजीद इसको बढ़ावा मिल रहा है, जो बाहमी नफरतें हैं उसको। तो गुल अच्छी साहब, बात है अगर इसको रिवर्स गियर कैसे लगाना है जी? ये बातें तो यकीनी तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको फिर रिवर्स गियर कैसे लगाना है कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो हमारी अशराफिया इदारों के सरबराहान है, सभी मिलकर, पाकिस्तान तो सबका है, और ये फौज, अदालतें, हुकूमतें, ये सब तभी हैं पाकिस्तान है, तो अगर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। तो उसको रिवर्स गियर कैसे लगाना है, कैसे इस सिचुएशन को काम डाउन किया जा सकता है? देखिए जी, जब तक ये लोग अपने ज़ाती और अपने पार्टी के मफादात से बालातर होके नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान यूं ही सिसकता रहेगा। और ये तमाम रहनुमा, जितने भी बड़े रहनुमा हैं बड़ी पार्टियों के, जो कि ज़्यादातर इक़्तिदार में रही हैं, 15 साल से तो ये एक पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है, तो लोग तो अब इनसे पूछ रहे हैं ना कि 15 साल में आपने क्या किया। जो पार्टी पंजाब में है 30 साल से, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है। पाकिस्तान के इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे सेहत में हैं, चाहे तालीम में हैं, चाहे गवर्नेंस में है, रूल ऑफ लॉ में है, हमारी अदालतें क्यों 139 में से 130वें नंबर पे हैं, ये वो चीज़ें जो आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, और आप जैसे बेशुमार लाखों मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी ख़राब कारकर्दगी क्यों है। तो ले देखे ज़ाहिर है फिर बात तो उन्हीं पे आ जाते जिन्होंने हम पे हुक्मरानी की है, चाहे वो जर्नैल थे, चाहे वो हमारे ये सियासतदान थे। सही। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, दूसरी जानिब अब ये तो हो गई मुल्की सियासत की बात, लेकिन जो अब एक इंडिविजुअल पार्टी सियासत है उस पर भी बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जब से उनकी लंदन से वापसी हुई है, बड़ी वो फुली चार्ज आई हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर जो खिताब भी कर रही हैं, उसमें दीगर बहुत खुलकर बातें कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी के अंदर एक जो हम जो कह लेना एक फूट पड़ने की कुछ इंडिकेटर्स आ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की जो स्टेटमेंट थी वो भी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। दूसरी जानिब मुफ्ती इस्माइल साहब नाराज नजर आते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने भी इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, पार्टी पे तनकीद की। आपको लगता है कि जो नून लीग के अंदर के मामलात हैं, ये इनकी जो ओवरऑल सियासत है उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज साहिबा के बारे से बात की जाए तो? जाहिर है जब एक पार्टी के जो ताहयात चेयरमैन हैं नवाज शरीफ साहब, वो अगर चाहें कि उनकी बेटी मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म है, तो उनके फिर इर्द गिर्द जो फिर वो तो बच्चे जमहूरी की हैसियत रह जाती है उनकी ना। शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग, मैं तो इनको कई दफ़ा कहा भी है कि क्या आप लोग सारी उम्र यूँ ही तालियां बजाते रहेंगे इनके लिए, इस हुक्मरान घराने के लिए, या बिलावल जरदारी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा तो है उन लोगों के लिए कि जो हर वक्त इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो उनको खुद और पाकिस्तान के अवाम अब यही सोच रहे हैं कि क्या हर वक्त यही लोग सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बने रहेंगे, कभी दूसरों को भी कोई चांस मिलेगा कि नहीं। तो मैं इस बात पे आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे अब एक और बड़ा ज़रूरी काम है। जी, जरूर 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 जरूर। थैंक यू गुल साहब।